हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभिनव जैन। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रू इंजीनियर्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग की एक और वीडियो, टाइप ऑफ रिएक्टर्स। और इस वीडियो में हम रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये सब जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, जिससे वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुंच सके और वो भी वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, टाइप्स ऑफ रिएक्टर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज अ रिएक्टर, एक रिएक्टर होता क्या है। तो सबसे पहले एक जानते हैं, एक रिएक्टर एक वेसल होता है जिसमें केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रिएक्शन होती है, जिसमें रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है। दोबारा समझते हैं, ये एक वेसल होता है जिसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, जिसके माध्यम से रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। एक जनरल क्लासिफिकेशन देखते हैं अगर रिएक्टर्स का, तो रिएक्टर्स को हमने 4 तरह से क्लासिफाई किया है। एक मोड ऑफ ऑपरेशन, जिसमें रिएक्टर्स हमारे बैच टाइप होते हैं, कंटिन्यूअस टाइप होते हैं और सेमी बैच टाइप होते हैं। एक एंड यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है कि रिएक्टर का बेसिकली किस आधार पे यूज कर रहे हैं, जैसे पॉलीमराइजेशन रिएक्टर्स हैं, बायोलॉजिकल रिएक्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्टर्स हैं। फिर तीसरा होता है फेज बेस्ड क्लासिफिकेशन की सिंगल फेज रिएक्टर्स हैं या मल्टीपल फेज रिएक्टर्स हैं। और एक होता है कैटलिस्ट बेस, कैटलिस्ट होमोजीनियस है या हिट्रोजीनियस। तो दोस्तों, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे कोर्स से संबंधित है, उसमें हमने रिएक्टर्स को रेसिडेंस टाइम के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया है। रेसिडेंस टाइम बेसिकली कि कोई रिएक्टेंट कितनी देर रिएक्टर में रहता है, आइडियल रिएक्टर्स और नॉन आइडियल रिएक्टर्स। आइडियल रिएक्टर्स वो होते हैं जिनमें प्रत्येक मॉलिक्यूल जो रिएक्टेंट का होता है वो रिएक्टर में इक्वल टाइम गुजारता है। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल ए है, उसने रिएक्टर में 5 मिनट का समय गुजारा, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के, वो सभी 5 मिनट का ही टाइम गुजारेंगे। इस कैटेगरी में आते हैं आइडियल सीएसटीआर, आइडियल पीएफआर, वो मॉलिक्यूल इसमें आते हैं। जो नॉन आइडियल रिएक्टर्स होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें डिफरेंट स्पेस टाइम डिफरेंट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का हो सकता है। और ये बाईपास स्ट्रीम की वजह से या डेड टाइम की वजह से हो सकता है। जो रिएक्टर की आइडियलिटी या नॉन आइडियलिटी होती है, उसको हम रेसिडेंस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन आरटीडी स्टडीज के माध्यम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जानते हैं आइडियल बैच रिएक्टर के बारे में। देखिए, बैच ऑपरेशन वो ऑपरेशन होता है कि जिसमें हमने इनपुट दी, इनपुट प्रोसेस हुई और आउटपुट ले ली। इसमें कंटिन्यूअसली इनपुट नहीं जाती और ना ही हमें कंटिन्यूअसली आउटपुट मिलती। तो क्या है आइडियल बैच रिएक्टर? इन दिस रिएक्टर रिएक्टेंट्स आर फेड टू द रिएक्टर इन बिगिनिंग। हमने शुरू में रिएक्टर में रिएक्टेंट्स दे दिए, उनको सर्टेन टाइम के लिए रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया, और इसमें हमने एजिटेटर भी लगाया होता है जिससे कि प्रॉपर मिक्सिंग होती रहे। जितने टाइम के लिए रिएक्टर में रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे, उतने टाइम के लिए हम कोई प्रोडक्ट नहीं लेंगे। जब रिएक्टर का वो टाइम पूरा हो जाएगा, तभी उसके बाद हम प्रोडक्ट विड्रॉ करेंगे। इस रिएक्टर में रिएक्शन मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो टाइम के साथ चेंज होती हैं, इसीलिए ये अनस्टेडी स्टेट कंडीशन में ऑपरेट करता है। क्या क्या होता है इसमें? इसमें एक वर्टिकल सिलेंडर होता है जिसमें एक एजिटेटर लगा होता है। एजिटेटर मिक्सिंग के लिए होता है। हम इसमें एक्सटर्नल जैकेट या कूलिंग कॉइल भी लगा सकते हैं हीटिंग या कूलिंग पर्पस के हिसाब से। वो हमारे डिपेंड करता है रिएक्शन के ऊपर कि हमें हीटिंग करनी है, कूलिंग करनी है। एप्लीकेशंस क्या है इसमें? बेसिकली ये लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए यूज होता है, जहां पर
प्रोडक्शन रेट कम होता है। स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के यूज होता है सर्टेन केमिकल्स, जहां पे प्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है वहां ये यूज किया जाता है। जहां पे रिएक्शन टाइम बहुत ज्यादा हो उन कंडीशंस में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि रिएक्टेंट डालो, उसको भूल जाओ, अपने टाइम के बाद रिएक्शंस में हो जाएगी और प्रोडक्ट को विड्रॉ कर लो। और एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स जैसे डाइज, फार्मास्यूटिकल्स के लिए भी बैच रिएक्टर का यूज होता है। डायग्राम में देख सकते हैं, प्रोडक्ट गया, स्टर लगा हुआ है, रिएक्टेंट गया, इसमें स्टर लगा हुआ है, रिएक्शन होती रहेगी और एक टाइम के बाद प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। इस रिएक्टर के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस क्या है? सिंपल इन कंस्ट्रक्शन एंड इजी टू ऑपरेट। कंस्ट्रक्शन सिंपल है इसकी, आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल है ऑपरेशन में। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हम कभी भी इसको बंद कर सकते हैं, कभी भी चला सकते हैं। मेरा बैच पूरा हुआ, निकाला, मैंने उसको बंद कर दिया, उसकी सफाई वगैरह करी, अपना जब दोबारा बैच आएगा दोबारा शुरू कर दूंगा उसको। सस्ता है, रिलेटिवली चीप है एज कंपेयर टू अदर रिएक्टर्स, और हाई कन्वर्जन रेट दे सकता है, क्योंकि जो इसमें रेजिडेंस टाइम है या स्पेस टाइम है, जो इतना रिएक्टेंट को चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, वो हम दे सकते हैं उसमें। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या है कि इस रिएक्टर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। रिएक्टर को एम्प्टी करने में, क्लीन करने में, रिफिल करने में काफी टाइम वेस्ट होता है, लेबर कॉस्ट ज्यादा होती है और क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता। इसके बाद आता है हमारा सेमी बैच रिएक्टर। सेमी बैच रिएक्टर में एक रिएक्टेंट तो बैच ऑपरेशन में ही रहता है, यानी कि एक रिएक्टेंट तो हमारा वेसल में पहले से ही रहेगा, दूसरा रिएक्टेंट हम इसमें कंटिन्यूसली ऐड कराते रहते हैं और एजिटेटर लगा होता है। जैसे अब डायग्राम में देखें, A + B गिव C, तो A तो हमारा बैच ऑपरेशन में पहले से ही है और B को हम कंटिन्यूसली ऐड करा रहे हैं। जब एडिशन पूरा हो जाएगा तो रिएक्टर में जो मास है उसको हम सर्टेन पीरियड के लिए होल्ड करेंगे, यानी कि रिएक्टर में ही छोड़ देंगे और अपना कुछ टाइम बाद रिएक्टर से प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। जहां पे लिक्विड फेज रिएक्शन और टू फेज रिएक्शन है, जहां पर गैस को हम कंटिन्यूसली बबल कराते हैं लिक्विड पूल से, वहां ये यूज होता है। उसमें हम क्या होता है कि हमारा लिक्विड रिएक्टर में होगा और हम गैस को नीचे से बबल कराएंगे, तो ए हमारा क्या, एक गैस लिक्विड क्या हो जाएगा जो रिएक्टर में बैच ऑपरेशन में होगा और गैस इसमें कंटिन्यूस ऑपरेशन में आएगी। इसके एडवांटेज क्या है? टेम्परेचर कंट्रोल अच्छा मिलता है इसमें हमें, और अनवांटेड साइड रिएक्शन को मिनिमाइज कर देता है। क्यों? क्योंकि अनवांटेड साइड रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास, हम किसी भी रिएक्टेंट को, जैसे बी है हमारा, उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को रोक सकते हैं, तो अनवांटेड साइड रिएक्शन हमारी कम होंगी। आइडियल CSTR बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे फुल फॉर्म है इसकी कंटिन्यूस स्टर्ड टैंक रिएक्टर। इसे MFR भी कहते हैं, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर। इसे बैक मिक्स रिएक्टर भी कहते हैं और C* भी कहते हैं इसे। इसमें एक स्टर्ड टैंक होता है जिसमें रिएक्टेंट का कंटिन्यूस इनफ्लो होता है और प्रोडक्ट्स का आउटफ्लो होता है। रिएक्टर में हमेशा कुछ ना कुछ रिएक्शन मिक्सचर हमेशा ही रहेगा। ये स्टेडी स्टेट कंडीशंस में रहता है, क्योंकि रिएक्टर के अंदर कभी भी, जब भी कोई रिएक्टर के अंदर रिएक्शन मिक्सचर होगा, उस पूरे रिएक्शन मिक्सचर का कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और रिएक्शन रेट वो सब कांस्टेंट रहेगा, वो सेम रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और है, दूसरे पॉइंट पे टेम्परेचर कुछ और है, नहीं। जो पूरा रिएक्शन मिक्सचर है रिएक्टर वॉल्यूम में, उसमें टेम्परेचर, कंसंट्रेशन और रिएक्शन रेट वो सेम रहेगा। मैंने बताया आपको कि इसे हम MFR, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर या बैक मिक्स रिएक्टर भी कहते हैं। इसे इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग में जनरली होमोजीनियस लिक्विड फेज रिएक्शंस के लिए यूज किया जाता है। डायग्राम देख सकते हैं, रिएक्टर की फीड आई है, इसमें जैकेट लगी हुई है, वो तो डिपेंड करता है कि हमें कूलेंट देना है या नहीं देना, वो एक एडिशनल पार्ट है। रिएक्टर की फीड आ रही है, स्टर लगा हुआ है, कंटिन्यूस मिक्सिंग होगी और लगातार प्रोडक्ट बाहर निकलता रहेगा। कूलेंट देना है या हीटिंग कॉइल लगानी है, वो डिपेंड करता है हमारी रिएक्शन किस तरह की है, क्या टेम्परेचर कंडीशंस मेंटेन करनी है हमें। इसकी भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। सबसे बड़े एडवांटेज ये है कि इसमें हम अच्छा टेम्परेचर कंट्रोल मेंटेन कर सकते हैं। इसको आइसोथर्मल कंडीशंस में हम
ऑपरेट कर सकते हैं, चाहे हीट ऑफ रिएक्शन हाई हो। सस्ता है और रेसिडेंस टाइम भी इसका हाई है। लेकिन कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक तो इसमें पर यूनिट वॉल्यूम कन्वर्जन वो लो है। हाई प्रेशर ऑपरेशन के लिए ये रिकमेंड नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। कॉस्ट क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हाई प्रेशर वेसल होगा तो उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, मेटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन अलग हो जाएगा, थिकनेस ऑफ वेसल चेंज हो जाएगी, क्लोजर्स चेंज हो जाएंगे उसी हिसाब से। तो इसलिए हाई प्रेशर वेसल में इसको, हाई प्रेशर ऑपरेशन के लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। जहां पे बहुत ज्यादा हाई हीट इफेक्ट्स होते हैं वहां इसको यूज नहीं करते। और डिजायर्ड सेपरेशन के लिए रिएक्टर का काफी बड़ा साइज चाहिए, क्योंकि कन्वर्जन इसमें कम होती है। इसके बाद आता है हमारा आइडियल प्लग फ्लो रिएक्टर। ये एक ट्यूबुलर रिएक्टर है। इसमें एक सिंगल कंटिन्यूअस लॉन्ग ट्यूब होती है या सेवरल ट्यूब्स पैरेलल में अरेंज होती है। एक लॉन्ग ट्यूब भी हो सकती है कॉइल्ड फॉर्म में, और बहुत सारी ट्यूब्स भी पैरेलल में अरेंज हो सकती है। रिएक्टेंट एक एंड पे जाएगा और दूसरे एंड से बाहर निकलेगा। पूरी ट्यूब में रिएक्टेंट का जो कॉम्पोजिशन है, रिएक्शन मिक्सचर जो कॉम्पोजिशन है, वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि जब इनलेट होगा तो वहां पर सिर्फ रिएक्टेंट होगा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जाएगा तो रिएक्टेंट क्या है, वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसका कॉम्पोजिशन चेंज होगा। और जब बाहर निकलेगा उस टाइम पे क्या होगा, वहां पे प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम होगा। इसमें हम हीट ट्रांसफर भी करा सकते हैं जैकेट की मदद से, या शेल एंड ट्यूब टाइप डिजाइन भी इसमें हम ले सकते हैं। रेडियल डायरेक्शन में इसमें कंप्लीट मिक्सिंग होती है। इसके एडवांटेज, इसको मेंटेन कर सकते हैं आसानी से और हाईएस्ट कन्वर्जन मिलती है पर यूनिट वॉल्यूम। लेकिन टेम्परेचर कंट्रोल इसमें मुश्किल है, इसकी डिसएडवांटेज है। और इसमें कुछ जगह एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हॉट स्पॉट्स क्रिएट हो सकते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या है? जहां पर हाई प्रेशर रिएक्शन होती है वहां इसको हम कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूब में कॉस्ट कंसंट्रेशन, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है। जहां पर हाई हीट इफेक्ट्स होते हैं वहां पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और होमोजीनियस गैस फेस रिएक्शन के लिए इसको किया जाता है। ये पीएफआर का आप डायग्राम देख सकते हैं। एक ट्यूब है सिंपल, अलग अलग पॉइंट्स पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है और फाइनल कंसंट्रेशन क्या है और बीच में क्या कंसंट्रेशन है वो दिखाया गया है। इसके बाद हमने तीनों रिएक्टर का एक छोटा सा कंपैरिजन किया है। बैच रिएक्टर में देखिए आप, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है हर जगह, लेकिन टाइम के साथ ये चेंज होता रहता है। सेमी बैच रिएक्टर में एक रिएक्टेंट ऐड करते हैं और दूसरा वन रिएक्टेंट विल बी एडेड। एक रिएक्टेंट पहले से ही होता है और रिएक्शन तब प्रोसीड होती है। कंटीन्यूअस रिएक्टर दो तरह के हैं, मिक्स्ड फ्लो रिएक्टर और प्लग फ्लो रिएक्टर। मिक्स्ड फ्लो यानी कि सीएसटीआर, कॉम्पोजिशन यूनिफॉर्म मिक्स होता है, सेम कॉम्पोजिशन एवरीवेयर विद इन द रिएक्टर एंड एट एग्जिट। प्लग फ्लो रिएक्टर, फ्लो ऑफ फ्लूइड थ्रू रिएक्टर विद ऑर्डर सो दैट ओनली लिटिल मिक्सिंग इज पॉसिबल। बताया था कि सिर्फ रेडियल मिक्सिंग होती है और इनलेट पे कॉम्पोजिशन और आउटलेट पे कॉम्पोजिशन अलग अलग होता है। इसके बाद आता है हमारा फिक्स बेड रिएक्टर। फिक्स बेड रिएक्टर भी हमारा क्या, एक ट्यूबुलर रिएक्टर है जिसमें सॉलिड कैटलिस्ट की पैकिंग होती है। इसमें क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर को कैटलिस्ट पार्टिकल के से पास किया जाता है। इसमें एक लार्ज डायमीटर सिलेंडर होता है जिसमें मल्टीपल कैटलिस्ट के बेड होते हैं या बहुत सारी पैरेलल ट्यूब्स होती है कैटलिस्ट की। इसको जनरली गैस फेज रिएक्शन में यूज किया जाता है। इसमें देखिए तीन डिजाइन दिखाए गए हैं फिक्स बेड रिएक्टर के। पहला डिजाइन क्या है कि पूरे में हमने पैकिंग कर रखी है, गैस नीचे से आ रही है और लिक्विड ऊपर हो सकता है, या दूसरा रिएक्टेंट हमारा कोई ऊपर हो सकता है। तो गैस नीचे से जा रही है, रिएक्शन हमारी हो जाएगी। दूसरा जो डिजाइन है उसमें हमने कैटलिस्ट की ट्यूब्स यूज की हैं, मल्टीपल ट्यूब्स यूज की हैं। और जो तीसरा डिजाइन है हमारा, उस डिजाइन में हमने मल्टीपल बेड्स बनाए हैं कैटलिस्ट के। देख सकते हैं आप, पैक बेड फर्स्ट स्टेज सबसे नीचे और ऊपर पैक बेड फोर्थ स्टेज। तो ये तीन तरह से, या तो यूनिफॉर्म पैकिंग हो जाए कैटलिस्ट की, दूसरे में ट्यूब्स हम कैटलिस्ट की लगा देते हैं, पैरेलल ट्यूब्स आती हैं, और तीसरा डिजाइन जो होता है उसमें हम बेड्स भी लगा देते हैं।
इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है? हाईएस्ट कन्वर्जन मिलता है पर यूनिट वेट ऑफ कैटलिस्ट, और डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू कंट्रोल टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स, कैटलिस्ट का रिप्लेसमेंट और रीजनरेशन वो एक ट्रबलसम काम है, दिक्कत आती है, और चैनलिंग हो सकती है। ठीक है, पीएफआर में भी और इसमें फिक्स बेड रिएक्टर में भी एक चीज पढ़े हमने, हॉटस्पॉट्स। हॉटस्पॉट्स होते क्या है? सिस्टम में एक ऐसा एरिया या पॉइंट जहां का टेम्परेचर बाकी हिस्से से ज्यादा हो, उसे हॉटस्पॉट कहते हैं। तो इस हिस्से में टेम्परेचर नॉर्मल बाकी हिस्से से ज्यादा हो जाता है, तो इस हिस्से को हॉटस्पॉट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये आज जो हमने पढ़ा, ये टाइप ऑफ रिएक्टर्स पढ़े हमने कि रिएक्टर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस आधार पर क्लासिफिकेशन होता है, इनके क्या यूज हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस है। ये एक तरह से इस वीडियो में आपके पास नोट्स भी तैयार हो गए हैं, आपको बुक्स वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, आपके पास नोट्स की फॉर्म में भी तैयार हो गए। एग्जाम्स में अगर आपके आता है तो आप इसको लिख सकते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके जो भी डाउट अगर कुछ रह जाते हैं तो कमेंट जरूर करें, आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके बाद जो वीडियोस आएंगी सीआरई की, उसमें हम परफॉर्मेंस इक्वेशन को स्टडी करेंगे कि परफॉर्मेंस इक्वेशंस क्या होती हैं, क्यों जरूरत होती है, और हमने पीएफआर की, सीएसटीआर की, इनकी परफॉर्मेंस इक्वेशन ड्राइव भी करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।